ओके, वेलकम टू द विजुअल स्टूडियो कोड। हम जैसे बात कर रहे थे कि लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, माय लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर दो तीन चार मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। सो नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज टाइप ऑफ माय लिस्ट, पाइथन मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये मैं प्रोग्रामिंग कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये डिफरेंट चीज़ है। मैं शिफ्ट एंटर दबा रहा हूँ। शिफ्ट एंटर से ये होता है कि आपकी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। मैं इस लाइन के आगे रख के शिफ्ट एंटर करूँगा तो सिर्फ इस लाइन की एग्जीक्यूशन होगी। आप इसके रिजल्ट में देख रहे हैं लिखा आ रहा है क्लास लिस्ट। सो व्हाट इज क्लास? तो क्लास वही क्लास है कि ये जो लिस्ट है वो एक क्लास है, और ये जो माई लिस्ट है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उस क्लास के हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स कॉल कर सकते हैं। सो अगर मैं अगली बात करूं, लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ये मैं एक किस्म का मेथड कॉल कर रहा हूं, उसने मुझे 4 बता दी। ठीक है, कि ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ ये है। या फिर मैं कह लूं माई लिस्ट डॉट आई थिंक इसके बाद सम होता है या पहले होता है, इसी तरह होता है। ओके, सम कर लिया इसने। तो दीज आर डिफरेंट मेथड। लिस्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिक्शनरी की बात करें, अब इसमें जो हमने माई लिस्ट को इनिशलाइज किया है वो तो जस्ट एक ब्रैकेट्स की फॉर्म है। हमने तो डिफाइन ही नहीं किया कि माई लिस्ट किस क्लास में थी। तो जो बिल्ट इन पाइथन की क्लासेस है ना, वो सिर्फ उसके सिंटैक्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। आप एक्सप्लिसिटली भी किसी वेरिएबल को लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट से उसका ये तरीका होता है ए लिस्ट। ये स्टैंडर्ड तरीका है ऑब्जेक्ट ए को क्लास लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का, मतलब ए वेरिएबल को क्लास लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का ये एक तरीका है। अगर आप वो ब्रैकेट्स, अगर इसके आगे जगह ब्लैंक ब्रैकेट्स लिख लें तो इट इज इक्वलेंट टू सेम थिंग। तो ये ब्रैकेट्स वाला लिस्ट पे तो चल रहा है, लेकिन जब आप अपने कस्टम क्लासेस क्रिएट करेंगे तो उस पर तो नहीं चलेगा ना। उसको आप सिंटैक्स से रिलेट नहीं कर सकते। उन क्लासेस को आपने इसी तरह कॉल करना होगा। ठीक है, ये क्लासेस कॉल करने का तरीका है। उस क्लासेस के उसके बाद उसको बिल्ड कैसे करेंगे। अब देखें, ए को मैंने लिस्ट क्लास में डाल दिया। अब अगर मैं टाइप ऑफ ए करूं तो इट इज क्लास लिस्ट। अगर मैं इसको डिक्शनरी बनाना चाहूं तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी बनाने का। टाइप ऑफ ए करूं तो वो क्लास डिक्शनरी में चला जाएगा। ठीक है, ओके। और ये तो वो तरीके हैं कि आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है। लेट्स से मैं कह देता हूं प्रिंट 1, सॉरी टाइप ऑफ 1। टाइप बेसिकली, ये टाइप की जो कमांड है ना, वो किसी भी डाटा की वो बता रही होती है, क्लास बता रही होती है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, यहाँ पे हम टुपल वाले लगा देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पाइथन में आप एक्सप्लिसिटली ना भी डिफाइन करें तो हर चीज़ की क्लास डिफाइन हो जाती है। यहाँ पे हम ये डिक्शनरी वाले कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको प्ले करें वन बाय वन, चलें इसको इस तरह प्ले कर देते हैं। सिंटैक्स एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस तरह लिखी हुई हैं चीज़ें, दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। टाइप ए लाइन 1, ओके। ये आपने जो चार फाइनल ये थे ना, इसकी देखें सबकी क्लास ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया है। सबसे पहले इंटीजर है, फिर लिस्ट है, फिर टुपल है, फिर डिक्शनरी है। ठीक है, ये सारे उसने उनकी टाइप्स प्रिंट कर दिया। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपकी कस्टम क्लास। ये इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ ऊप बिल्ट इन क्लासेस
ये बिल्डिंग क्लासेस की एग्जांपल है। मैं यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ऊप कस्टम क्लासेस, ठीक है, ताकि कोड मैनेजेबल हो जाए। ये फाइल्स मैं आपको बाद में दे दूंगा, ताकि आपने ये लेक्चर जब रिवाइज करना हो तो आप देख लेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें बिल्ड हुई थी। ओके, लेट्स से अब मैं एक बनाता हूँ क्लास। तो दिस, अब गौर से देखिएगा, दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ क्लास। क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सैम्पल क्लास आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ, एंड फिलहाल क्लास के अंदर कुछ भी नहीं डिफाइन करते, पास कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास सैम्पल बन गई है। मैं एक वेरिएबल है उसको मैं सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एक्स को मैं सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इनहेरिट नहीं कर रहा है, ये बात याद रखना। ऑब्जेक्ट बनाने को और इनहेरिट करना, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये आपको आगे समझ आ जाएंगे। इनहेरिट नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ सैम्पल क्लास का। सो आई विल राइट एक्स इज इक्वल टू सैम्पल। एक्स सैम्पल क्लास का हिस्सा बन गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनली मैं कह दूंगा कि मुझे एक्स की टाइप लिख दे। अब मैं इस कोड को प्ले करता हूं। सॉरी, इसको मैंने प्रिंट नहीं किया। ओके, अभी वो बता रहा है, उसने प्रिंट के रिजल्ट में मुझे क्या आउटपुट दिया है कि इसकी जो टाइप है वो मेन डॉट सैम्पल है। जिस तरह आप देख रहे थे कि वो लिस्ट क्लास है, उसमें लिखा रहा था कि वो लिस्ट क्लास है, इंटीजर क्लास है, डिक्शनरी क्लास है, यहाँ पे उसने कह दिया कि वो मेन क्लास है। अब मेन उसने क्यों साथ लिख के दिया और लिस्ट और उसके कैसे मेन क्यों नहीं लिख के दिया था, ये चीज़ रिलेट करती है स्कोप के साथ। आपकी जो क्लास डिफाइन हुई हुई है यहाँ पे, वो पाइथन के ग्लोबल स्कोप में नहीं हुई हुई, पाइथन के बिल्ट इन स्कोप में नहीं हुई हुई है, आपके जस्ट इस प्रोग्राम की मेन फाइल जिसको हमने रन किया है उसके स्कोप के अंदर ये क्लास डिफाइंड है। ये क्लास अभी इससे हायर लेवल पे नहीं करी, इस फाइल के बाहर जब तक हम इस फाइल को लोड नहीं करते वो इस क्लास को पिक नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इस क्लास का स्कोप जो है महज इस कोड की मेन, विच इज़ द करंट फाइल, जो मेन फाइल होती है वो करंट फाइल होती है, जिसको आप रन करते हैं उसको आप मेन कहते हैं। इस क्लास का स्कोप सिर्फ उसके अंदर तक है, तो इस वजह से ये साथ मेन लिखा हुआ है। लेट्स डू नॉट बॉदर दिस मेन, ठीक है। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे किसी और लेक्चर में जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी। फिलहाल ये आप देखें कि उसने क्लास यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करा दिया कि ये सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है। जो एक्स है जिसकी टाइप हमने प्रिंट किया है, ये सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्लास डिफाइन करने का कोई मकसद तो था नहीं कि क्लास में हुआ क्या जब वो डिफाइन हुई, ना क्योंकि हमने क्लास के कोई एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, ना हमने क्लास के मेथड्स डिफाइन किए। तो हम अब करते हैं, हम अब क्लास के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। और एक आपको यहाँ पे स्पेशल फंक्शन से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है INIT, इनिट, इनिशियलाइज है उसकी एब्रीवेशन। सो नई फाइल बना लेते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं। लेट्स से कोई भी नाम दे दिया, असल में 4 होंगे, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेनर है जो हम पीछे करते आए हैं। सो लेट्स से मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ डॉग, ठीक है, या कुछ और डिफाइन कर दें, से डॉग की जगह मैं ह्यूमन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कह देता हूँ एक्स एक ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन का हिस्सा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जैसी ये क्लास इनिशलाइज हो, कुछ उसकी खसूसियात यहाँ से दी जाएं, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि उस ह्यूमन का कॉन्टिनेंट डिफाइन हो जाए कि वो किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, या फिर उसका रिलीजन डिफाइन हो जाए जैसी क्लास इनिशलाइज हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं INIT, ठीक है। INIT की क्या खास बात होती है, अब ये सेल्फ का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ डॉट
कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट मैं उसको कर देता हूँ कॉन्टिनेंट कॉमा कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एशिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिस टाइम एक्स यहाँ पे इनिशलाइज होगा एज ऑब्जेक्ट टू क्लास ह्यूमन, तो जैसे आप क्लास इनिशलाइज करेंगे ना, ये वाला फंक्शन आपको ऑटो पे चल जाएगा। इसके आगे आप मजीद फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से डिफाइन चेंज कॉन्टिनेंट, लेट्स से आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं न्यू नेम और आप सेल्फ डॉट कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, ये अलग फंक्शन आपको बना के दिखाने का मकसद मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अभी ये है कि जब आपने कोई भी ह्यूमन क्रिएट किया है ना, तो ये वाला फंक्शन ऑटो पे चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट स्पेशल फंक्शन, जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करते ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो सेल्फ की टर्म है इसका क्या मकसद है? देखें, जब भी आपने एक वेरिएबल चेंज करना है तो उस वेरिएबल को ये पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस कॉन्टिनेंट का नाम चेंज कर रहा हूँ ना, ये ह्यूमन जिस कॉन्टिनेंट पे रहता है उसका नाम इनिशलाइज कर रहा हूँ। अब ये जो एशिया, ये जाके किस चीज़ के साथ जुड़ेगा? ये इधर ह्यूमन के साथ जाके नहीं जुड़ेगा, ये उस ऑब्जेक्ट के साथ जाके जुड़ेगा जिसने इस क्लास को कॉल किया। तो सेल्फ किस चीज़ को एड्रेस कर रहा होता है? सेल्फ एड्रेस कर रहा होता है कि जिस ऑब्जेक्ट ने इस क्लास को कॉल किया वो वाला ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ हेयर इज एक्स। अगर आप एक और ह्यूमन क्रिएट कर दें वाई, तो उस केस में ये दो ह्यूमंस क्रिएट हो गए एक्स एंड वाई, और दोनों जो हैं वो एशियन होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने कह दिया एशिया होगा। ठीक है, बट अगर आप यहां से कह दें आपका जो ह्यूमन वाई है, ह्यूमन एक्स को हम डिफॉल्ट पे रखेंगे, ह्यूमन वाई को हम कह देते हैं, ह्यूमन वाई को कह देते हैं कॉन्टिनेंट जो होगा उसका अफ्रीका होगा। ठीक हो गया। अब देखें, इसको एक दफ़ा प्ले कर देते हैं, कुछ यहाँ पे प्रिंट तो नहीं हुआ। अब प्रिंट एक्स डॉट कॉन्टिनेंट। अब देखें कितनी चीज़ कन्वीनियंट है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और आप जिससे जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएं वो सारे सेम टेम्पलेट पे चल रहे होंगे। उसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसने बाय डिफ़ॉल्ट चलना ही चलना है, और आप चेंज करना चाहते हैं तो बाद में कर दें। अच्छा, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आपका एक्स डॉट कॉन्टिनेंट पे एशिया प्रिंट हुआ है और वाई डॉट कॉन्टिनेंट पे अफ्रीका हुआ है। क्योंकि एक्स डॉट कॉन्टिनेंट पे क्यों एशिया प्रिंट हुआ है? क्योंकि आपने डिफॉल्ट कोई वैल्यू दी नहीं थी और यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट में बता दिया कि अगर कोई वैल्यू ना है तो एशिया ले लो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एशिया ले लेगा। अच्छा, अब अगली चीज़ कि वो जो हमने बात की थी प्राइवेट वेरिएबल्स की, जो इनकैप्सुलेशन वाला हमारा कॉन्सेप्ट था, मैं अगर यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देता हूँ, पहले में हम चेंज करके देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जो एक्स है ना उसका मैं अमेरिका करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूँ कर सकता हूँ एक्स डॉट कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कर लेना, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टेंट तो यही है ना। अच्छा, अब इधर एक्स का जो कॉन्टिनेंट बनेगा दैट इज नॉर्थ अमेरिका। आपने क्लास के, अभी आप क्लास के बाहर हैं, क्लास तो आपकी यहाँ ख़त्म हो गई थी, आपने क्लास के बाहर से एक वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस करके उसको चेंज कर दिया और अब आप रिजल्ट देखें तो ये प्रिंट भी हो गया। इसका मतलब एक्स का कॉन्टिनेंट चेंज हो गया। अच्छा जी, यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था, मजीद एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं। लेट से उस बंदे का नाम क्या है, ठीक है, नाम हम उसको, नाम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते ताकि जब भी बंदे का स्टार्ट हो, जब भी कोई इनिशलाइज करे तो वो नाम उसका लाजमी भेजे, बाकी कोई चीज़ भेजता या नहीं भेजता। ठीक है, उसके बगैर क्लास इनिशलाइज ही नहीं होगी। और उसके अलावा हम अब अगली चीज़ आपको ये बतानी है कि मेथड कैसे क्लास के अंदर कॉल होगा। अच्छा,
अब लेट से अगर हम इसको एक दफ़ा रन करके देखें तो एरर आ गया, क्योंकि हमने जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है नेम वो भेजा ही नहीं था। नेम मैं यहाँ पे ह्यूमन का अवैस कर देता हूँ, अवैस इज़ एन एशियन एंड लेट्स से देयर इज अनदर गाय अहमद हु इज़ अफ्रीकन। अब इसको करके देखते हैं, नो मोर एरर्स। यहाँ से हमने जो इनके कॉन्टिनेंट्स प्रिंट किए हैं हम इनके नेम्स ही प्रिंट कर सकते हैं। लेट से हम एक सिंपल स्टेटमेंट बना लेते हैं, प्रिंट belongs to, ठीक है, हम क्या देते हैं एक्स डॉट कॉन्टिनेंट यहाँ आ जाता है, एक्स डॉट नेम यहाँ आ जाता है। ये चीज़ हम वाई के लिए कर देते हैं। अवैस बिलोंग्स टू नॉर्थ अमेरिका, अहमद बिलोंग्स टू अफ्रीका। ठीक है, तो ये बेसिकली हम उस क्लास के अंदर से जो हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। अच्छा, अब ये अलग से जो मेथड है वो क्या करता है, वो उस वो किसी भी किस्म के चेंजेस ला सकता है। ये बेसिकली बिहेवियर डिफाइन कर रहा होता है इस क्लास का। लेट से मैंने अवैस को का कॉन्टिनेंट चेंज कराना है, माइग्रेट कर लेता है से, ये तो हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूट चेंज किया ना। अब हम तो अभी इस वेरिएबल को बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक पब्लिक वेरिएबल है। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि इस तरह करके या फिर डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। तो उस केस में आप बाहर से इस तरह चेंज नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में आपने गिवन मेथड्स यूज़ करने होते हैं जो क्लास के अंदर है, क्योंकि क्लास के अंदर का जो मेथड है वो उसके अंदर का वेरिएबल चेंज कर सकता है। सो लेट से मैं x को इस तरह करने के बजाय मैं यहाँ से दोबारा x को करता हूँ चेंज कॉन्टिनेंट का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसको कह देता हूँ कि नाउ माय न्यू। अब देखें यहाँ पे एक मेथड था, ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामिंग स्टाइल्स हैं। पब्लिक के साथ आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ सिर्फ ये मेथड वाला तरीका इस्तेमाल होता है। अब x एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास का जिसका इनिशियली नाम अवैस था और जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टिनेंट एशिया था, लेकिन उसके हमने कॉन्टिनेंट को एक्सेस करके नॉर्थ अमेरिका कर दिया। और अब दोबारा चलें, यहाँ से मैं एक नया वेरिएबल दे देता हूँ, यूरोप दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चेंज कॉन्टिनेंट का जो मेथड है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा और हमारा x का अपडेट हो जाएगा जो भी कॉन्टिनेंट है। सो लेट्स प्रिंट दिस, नाउ अवैस बिलोंग्स टू यूरोप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मेथड जो है इससे मुझे कुछ रिटर्न करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही उसने, क्योंकि इस का कॉन्टिनेंट ही चेंज कर दिया है। और किसका कॉन्टिनेंट चेंज किया? सेल्फ का। सेल्फ जो कि यहाँ से x ने क्योंकि इस क्लास को कॉल किया था तो x का चेंज हो गया। हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं x इज इक्वल टू करके उस यहाँ से रिटर्न लेते हैं फिर x को अपडेट करते हैं। क्लास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट आप वेरिएबल लिखेंगे, वो वेरिएबल जाता है सेल्फ में, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होती है वो इसके अंदर हो जाएगी और यहाँ से आगे आपका x जो होगा उसका कॉन्टिनेंट नेम अपडेटेड होगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इस तरह स्ट्रक्चर्ड होती है, इससे आपको इस तरह आसानी हो जाती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आप रिटर्न करा नहीं सकते, आप रिटर्न भी करा सकते हैं। यहाँ से आप रिटर्न करा दें सक्सेसफुली चेंज्ड। ठीक है, अब वो उसका नेम चेंज कर तो रहा है लेकिन उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है जिसका मतलब है सक्सेसफुली चेंज्ड। अब आपने बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने कोई मेथड कॉल किया उसका आपने स्टेटस देखना होता है कि इन केस कोई एरर आ गया हो तो वो भी आपको पता चले। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे स्टेटस इज इक्वल टू प्रिंट स्टेटस। अब क्या होगा कि जब आपने चेंज कॉन्टिनेंट का मेथड कॉल किया है और उसको किया है यूरोप पे चेंज, तो इसके अंदर यूरोप पे चेंज तो हो जाएगा, एक्स का कॉन्टिनेंट यूरोप बन जाएगा। उसके साथ ये एक आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो कि जाके सेव होगी स्टेटस में और वो स्टेटस आपके सामने प्रिंट होगा। तो
अवैस बिलोंग्स टू यूरोप, अवैस बिलोंग्स टू अफ्रीका, और अगर इससे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर देखें तो सक्सेसफुली चेंज्ड कॉन्टिनेंट भी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी प्रिंट हुआ है जो आपने स्टेटस प्रिंट किया। तो आप एक साथ इसमें दो काम कर रहे हैं, एक तो आप विद इन एक्सचेंज ला रहे हैं और उससे रिटर्न करके एक और चेंज भी ला रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो काम आपको ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ हैंडल करना पड़ता था नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप वो क्लासेस के अंदर रह के और बड़े मैनेजेबल तरीके से डाटा को बड़ा क्लीन रख के वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अब अगली चीज़ की तरफ, विच इज़, अभी हम लेंगे एक सर्कल की एग्जांपल, एक नई क्लास डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से। सर्कल डॉट पाई, इस सारे को मैं ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ से एक क्लास डिफाइन करता हूँ सर्कल, ठीक है। मैं पाई की वैल्यू डिफाइन करता हूँ। बेसिकली मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहा हूँ जो सर्कल्स होंगे और उनके एरिया फाइंड करने का या फिर पेरीमीटर फाइंड करने के फंक्शंस बनाऊंगा। सो लेट्स सी, ये पाई की वैल्यू हमने सेट कर दी, ठीक है। अब जब भी आप सर्कल इनिशियलाइज करेंगे, लेट्स से आपकी मर्जी, आप कुछ वैल्यूज़ उसको इनिशियली दे सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा, किसी ने अगर सर्कल का रेडियस नहीं डिफाइन किया ना, तो वो रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका 1 हो जाए, और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूंगा सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब अगर कोई डिफाइन करेगा तो वो रेडियस की वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट रेडियस डिफाइन हो जाएगा। अब मैं आगे डिफरेंट मेथड्स डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन एरिया, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी रेडियस है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके, सेल्फ डॉट रेडियस इंटू सेल्फ डॉट रेडियस इंटू पाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पाई पे अंडरलाइन क्यों आ गया, जब पाई यहाँ पे डिफाइन हुआ है। अब इस पाई को एड्रेस करने का ये तरीका नहीं होता है जिस तरह आप सीधा सीधा पाई लिख देते हैं नॉर्मल किस्म की प्रोग्रामिंग में। नॉर्मल किस्म की प्रोग्रामिंग में तो ये ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है, ये डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। जब आप क्लास के अंदर आपने कोई क्लास वाले स्कोप में ना, ये क्लास के लेवल पे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं यहाँ पे डिफाइन किए हैं, तो आप साथ क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर्कल डॉट पाई। सो दिस इज़ हाउ यू एक्सेस पाई। ये आपका एरिया निकालने का फंक्शन हो गया। अगर हमने लेट से रेडियस चेंज करना है, सेट रेडियस कर लेंगे, और जो नया रेडियस है आपका, न्यू रेडियस, जो भी आपकी नई वैल्यू आ रही है उसको हम सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू न्यू रेडियस, और उसके बाद अगर हम रेडियस चेक करना चाह रहे हैं, सेल्फ डॉट गेट रेडियस, तो आपको ये रिटर्न कर दे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना आपने ये सेट और गेट के ना मेथड्स रखना बेहतर होता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप कोई सर्कल 1 डॉट रेडियस करके उसको एक्सेस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्सेसिबल हो। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल की फॉर्म में अब मौजूद हो सकता है। उस केस में आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर के फंक्शन सिर्फ इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ छोटे छोटे फंक्शंस लिख लिए हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा ताकि आपको एक साथ पूरा नज़र आ रहा हो। नाउ लेट मी डिफाइन अ सर्कल, लेट से C1, ये मेरा सर्कल 1 है, इसको मैं कहूँगा इट बिलोंग्स टू सर्कल क्लास, और मैंने कोई अगर आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा तो ऑब्वियसली इट विल गेट द रेडियस ऑफ डिफ़ॉल्ट साइज, ठीक है। और मैं उसके बाद इसको कह दूंगा, एक प्रिंट की कमांड बना लेते हैं,
C1 has radius this and area this। एरिया तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया, तो C1 डॉट रेडियस C1 डॉट, अच्छा एरिया जो है ना वो उसका क्योंकि एट्रीब्यूट ही नहीं है, यहाँ पे हमने उस एज उसका एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन किया हुआ, हमने उसको रिटर्न किया हुआ है। एरिया इज़ अ मेथड टू सर्कल नॉट एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम एरिया सेपरेटली डिफाइन कर लें, और C1 एरिया जो आपका है वो होगा C1 डॉट एरिया। एरिया यहाँ पे कॉल हो रहा है, आपको आर्ग्यूमेंट भेजने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ से कि रेडियस कितना है, क्योंकि उसको पता है C1 जो है उसका रेडियस कितना है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि वो आपको हर जगह पे वेरिएबल्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है। C1 आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दिया ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो सिस्टम को पता है ये जो C1 जब सेल्फ में जाएगा तो इसका रेडियस जो है वो 1 डिफाइन हुआ है, तो वो क्या है। तो लेट से इसका यहाँ से मेथड कॉल हो रहा है और ये एरिया में उसका, क्योंकि यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रिटर्न होकर इस एरिया वेरिएबल में सेव होगा एंड इट गोज हेयर। अब अगर हम प्रिंट करें C1 हैज़ रेडियस 1 एंड एरिया 3.14, बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूले के हिसाब से सही आ रहा है। लेट से अब हम कर देते हैं इसका रेडियस चेंज कर देते हैं। मैं कह देता हूँ यहाँ पे इसको, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे इसको कॉल करते वक्त रेडियस में 2 दे दूँ। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। C1 हैज़ रेडियस 2 एंड एरिया 12.56, ठीक है। और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे रेडियस देने के बजाय मैं C1 डॉट सेट अंडरस्कोर रेडियस, यहाँ पे मैं इसको रेडियस 2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ 3 दे देते हैं लेट से। C1 हैज़ रेडियस 3 एंड एरिया 28। अब देखें कितनी खूबसूरती से फंक्शन में कुछ गिने चुने पैरामीटर्स में यूज़ कर रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें मेरा जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट इज़ बेसिकली द होल क्लास, वो इस चीज़ को हैंडल कर रही है और मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्लास के अंदर क्या चल रहा है। मेरे सामने इतना सा कोड होगा और ये मेरे सामने चल रहा होगा, ये क्लास को मैंने अंदर किसी और फाइल में छुपाया हुआ होगा, ठीक है, किसी और फाइल से में डाल के इसको मैंने इंपोर्ट किया होगा और ये सारे मेथड छुप के इसके अंदर चल रहे होंगे। अगेन यहाँ पे रेडियस हो सकता है मेरे लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो, तो मैं इसकी जगह गेट रेडियस का मेथड कॉल करूँगा। स्टिल द रिजल्ट रिमेन सेम, ठीक है। C1 हैज़ रेडियस 3, चेंज करके देख लेते हैं कि ये हमारी नई कमांड सारी रेडियस 4 एंड 50। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट दिस सर्कल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये मेथड्स इफेक्टिवली कैसे यूज़ किए जाते हैं और चेंज कैसे किया जाता है, सेट कैसे किया जाता है और किस तरह मैनेज किया जाता है एक क्लास और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल सर्कल भी कर सकते हैं क्रिएट, यहाँ पे मैं C2 कर दूँ, C3 कर दूँ। आपको इस चीज़ से आइडिया होगा कि जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर्स को या फिर क्लासेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इस तरह एक्सेस हो रही होती हैं। बेसिकली उनके अंदर बहुत सारे इस तरह के मेथड्स बने होते हैं। लिस्ट की बात कर लें, लिस्ट के अंदर भी एक लंबे से इस तरह की लिस्ट होगी जिसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे जो हम लेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम सब कुछ कर रहे होते हैं, बस वो छुपी हुई रखी हुई आपको नज़र नहीं आ रही होती और आप सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे होते हैं उस लिस्ट में भी। मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ क्लास इनहेरिटेंस। Coming over to the inheritance, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ एनिमल, ठीक है। जो हमने एग्जांपल ली थी कि एनिमल भी एक क्लास है, डॉग भी क्लास है। अभी तक हम जो क्लास है ना ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, जैसे सर्कल है उसे हमने C1 C2 बनाया, C3 बनाया, अभी तक हमने इनहेरिटेंस नहीं की थी। इनहेरिटेंस का भी आपको समझ आएगा। लेट से मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ कि जैसे ही मैं एक एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो वो प्रिंट कर दे एनिमल क्रिएटेड, और उसके बाद हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से ईट, क्योंकि खाएगा तो हर एनिमल कुछ ना कुछ, ठीक है। और हम वो आपको रिस्पॉन्स आएगा ईटिंग,
ठीक है, वैसे अमूमन क्लासेस के अंदर वाले फंक्शन ऐसे प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं इस्तेमाल की जाती, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप एक और क्लास क्रिएट करें, लेट्स से डॉग। नाउ दिस इज अनदर क्लास, ये कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट टू एनिमल नहीं है, बट ये देखें कि डॉग की जो खसूसियात हैं वो सारी एनिमल से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि डॉग भी क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डॉग में भी ईट का फंक्शन होना चाहिए। तो बजाय कि आप डॉग के लिए ये ईट का फंक्शन दोबारा डिफाइन करें, आप यहाँ पे डॉग को एनिमल क्लास इनहेरिट कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्लास इनहेरिटेंस, कि डॉग है एनिमल की सब क्लास। अब क्या होगा कि जब डॉग की क्लास इनिशियलाइज होगी, जिस टाइम डॉग क्रिएट होगा, ठीक है, अच्छा, ये जब भी आप आईडेंटिटी लिखेंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सुपर लिख के दे देता है। व्हाट इज सुपर? सुपर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने डॉग की क्लास को इनिशियलाइज किया है, तो क्योंकि ये अपनी पेरेंट क्लास से बिलोंग कर रही है, एनिमल क्लास से बिलोंग कर रही है, तो उसका इनिशियलाइजेशन फंक्शन ये इनिशियली रन कर दे। क्योंकि जब डॉग क्रिएट होगा तो एनिमल भी क्रिएट होना चाहिए, तो लिखा है एनिमल क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप डिफाइन कर दें मजीद कि मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो डॉग क्रिएट हो रहा है, आप कहते हैं डॉग क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पे डॉग क्रिएटेड भी आ जाएगा, और उससे पहले क्योंकि सुपर क्लास चल रही है तो एनिमल क्रिएटेड भी लिखा आ जाएगा। इसको करने का ये भी तरीका आप यूं भी लिख सकते हैं कि एनिमल डॉट INIT सेल्फ, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे सुपर लिख दें। ठीक है, ये सुपर थोड़ा सा लेट आया था पाइथन में, तो आपको ये नए वाले प्रोग्राम से नजर आएगा, तो अमूमन इसी तरह किया जाता है इसको। ठीक है, ये सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद हम एक एडिशनल फंक्शन दे देते हैं डॉग को, बार्क का। ठीक है, अब जब बार होगा तो आगे हम लिख देते हैं वुफ। ठीक है, okay, now you have the dog class created, you have the animal class created. Now let's see how this works. हम अगर लिख लें यहाँ पे d is equal to dog, अब क्या होना चाहिए, मैं इसको रन करने से पहले आपसे डिस्कस करूंगा ये चीज़। जब डॉग क्लास, जब d ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डॉग क्लास से, तो सबसे पहले उसने ये बाय डिफॉल्ट रन करना है। ठीक है, जब वो ये बाय डिफॉल्ट रन करेगा, जैसे ही सुपर आएगा, सुपर में वो क्या देखेगा कि इसकी पेरेंट क्लास कौन सी थी, और उसको इनिशियलाइज कर देगा। जब उसको इनिशियलाइज करेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो एनिमल क्रिएटेड सबसे पहले लिखा आएगा। ठीक है, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। एनिमल क्रिएटेड के बाद डॉग क्रिएटेड लिखा आएगा, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा आएगा। उसके बाद अगर आप मेथड्स लिखेंगे तो लिखा आएगा, ये देखिए। सो ये देखें, एनिमल क्रिएटेड, डॉग क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद डी जो है, जो कि डॉग क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसके पास तो सिर्फ ये बार्क का फंक्शन था, उसके पास ईट का फंक्शन तो नहीं है, ईट का मेथड तो नहीं है उसके पास सिर्फ बार्क का मेथड है। लेकिन स्टिल अगर आप यहां से इसको कहें ईट, तो और उसको आप चला के देखें तो लिखा आएगा ईटिंग। कैसे? क्योंकि डॉग जो है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रहा है, तो जो सब कुछ एनिमल कर सकता है, जितने मेथड्स फंक्शंस एनिमल के अंदर हैं, वो डॉग इनहेरिट कर लेगा। इट इज सेम लाइक कि आपने डॉग के अंदर ये ईट जो है ये दोबारा से लिखा हुआ है, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉग उससे इनहेरिट कर चुका है। डॉग की जो अपनी यूनिक चीज़ है, डॉग का बार्क फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक और क्लास क्रिएट करें कैट की, ठीक है, कैट में कैट क्रिएटेड लिखा आएगा, और कैट का जो बार्क मेथड होगा उसकी जगह, वुफ की जगह आप इसको कह दें मियाओ। ठीक है, तो जो चीज़ें कॉमन है वो आपकी आ गई एनिमल क्लास में, क्योंकि ईटिंग कैट के लिए भी है, वो आप एज इट इज़ इनहेरिट कर लेंगे। जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो आप यहाँ पे हम बार्क की जगह सेम नाम से ही डिफाइन कर लेते हैं, स्पीक। ठीक है, अब हम डी को कहेंगे स्पीक, अब दोनों एक ही क्लास इनहेरिटेड है लेकिन इनका स्पीक का फंक्शन यूनिक है। ओके, डॉग डॉट
स्पीक टेक ज़ीरो पोजिशन आर्गूमेंट। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ जाता है लाजमी, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, वरना उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को स्पीक करवाना है। ओके, ईटिंग म्याओ, एनिमल क्रिएटेड, कैट क्रिएटेड। ओके, यहाँ पे मैंने कैट तो लिखा ही नहीं, मैंने डॉग ही कॉपी रहने दिया था, बट इज कैट, तब ये गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, एनिमल क्रिएटेड, डॉग क्रिएटेड, ईटिंग वुफ। और अगर मैं इसकी अब क्लास चेंज कर दूँ, डॉग की जगह कैट कर दूँ, वो कैट से कॉल कर रहा है और वो क्या चीज़ें प्रिंट कर रहा है, एनिमल क्रिएटेड, कैट क्रिएटेड, ईटिंग म्याओ। अब उसकी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और एनिमल क्रिएटेड उसके लिए कॉमन है, ईटिंग उसके लिए कॉमन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रही हैं, डॉग में भी इनहेरिट हो रही हैं, कैट में भी इनहेरिट हो रही हैं, लेकिन उनका जो स्पीक है वो दोनों केसेस में डिफरेंट है। यहाँ मैं डॉग लिखूँ तो उसके स्पीक में रिजल्ट जो है वुफ आएगा, और अगर मैं कैट लिखूँ तो उसके स्पीक के रिजल्ट में म्याओ आएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी क्लास इनहेरिटेंस। इससे आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स आपको बता देता हूँ।